तो खड़े हुए मनोज। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आतिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज से बिहार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका पहला वीडियो आपके सामने है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी फिगर्स, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा सिलेबस का 3 भागों को स्टार्ट करने वाले हैं, बिहार, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। 1 जनवरी से करंट अफेयर स्टार्ट होगा, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के साथ। वहीं पे करंट और उससे रिलेटेड जो बेसिक चैप्टर होंगे उसका विश्लेषण वहाँ पे किया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कम से कम 70 से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, और 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिहार से आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए एक ज्योग्राफी और एक बिहार आपके सामने स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट है, वो बन रहा है क्योंकि अभी बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। जो जो इस ग्रुप से जुटे हैं उनका बीपीएससी इंटरव्यू है, इसलिए थोड़ा सा आने में इतिहास और पॉलिटी की कक्षाएं अभी 7 तारीख के बाद से स्टार्ट आपके सामने आएंगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बिहार में जैसे आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के होते हैं। तो जो हम लोग बेसिक लेवल के होते हैं उनको हम लोग 1 से 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से बिहार का इतिहास, बिहार का गठन और नामांकन, बिहार का राजनीतिक सिस्टम, बिहार का भौगोलिक सिस्टम, ये टोटल मैप पे होगा और व्यवस्थित रूप से विभाजित किया रहेगा। ठीक है, और ये मैप पे किया रहेगा, और इसके साथ एक तारतम्यता और फैक्टों का एक सही से चयन करके उनका सुसंगठित विभाजित करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एडवांस लेवल है, ये भी फुली मैप पे होगा और कंसेप्चुअल होगा। इसे फैक्टों का इकट्ठीकरण और प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहें तो आप इसका है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे इसका जो पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ नीचे दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए यहाँ पे एक फिगर डाला हुआ है बिहार का। इस पे पूरा जनसंख्या के बारे में बताया हुआ है, जनसंख्या का वितरण और उसका गुण बताया हुआ है। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग मैप देख के भी बहुत चीज़ें समझ पाते हैं। नदी क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या इनका इतिहास में योगदान है और इनकी क्या जनसंख्या है। अगर ये तीनों चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं, तो आप हर बिहार के हर क्षेत्रों को, वहाँ पे क्या आवश्यकताएं हैं, वहाँ सुरक्षा और विकास के क्या आयाम हो सकते हैं, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और विकास की कौन सी धारा वहाँ पे ज़्यादा सुनिश्चित होगी, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है बिहार का गठन और नामांकन। तो देखिए दोस्तों, बिहार का गठन और नामांकन आवश्यक क्यों है पढ़ना? क्योंकि देखिए बिहार एक आज प्रांत है, तो हम जानते हैं कि बिहार का गठन नामांकन कैसे हुआ। क्या इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां क्या प्राचीन काल से चली आ रही हैं या बाद में हुआ, जिसका परिणाम ये आता है? तो जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन काल के अंतर्गत देखते हैं कि पाषाण काल के भी औजारों के अवशेष बिहार से, चिरांद और चेचर से प्राप्त हुए, जो सारण और वैशाली जिला में पड़ता है, और ये नवपाषाण कालीन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पता चल रहा होगा जो लिखा हुआ है प्राचीन काल के पास में। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को पता चले। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको कर देते हैं। सॉरी, नहीं हो रहा है, तो 1 मिनट और रुक जाइए, इसके लिए थोड़ा सा होता है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ प्राचीन काल, तो यहाँ पे देखते हैं कि नवपाषाण काल के अवशेष यहाँ औजार प्राप्त होते हैं। क्योंकि पाषाण काल में क्या होता है, जो इनका अध्ययन होता है पाषाण काल का, वो औजारों के आधार पर किया जाता है। हम लोग जानते हैं नवपाषाण में पहिया, आग और खेती के प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं, जिससे मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं और मानव का जो व्यवस्था रहता है वो एक सभ्यता की ओर बढ़ता है। ठीक है, बिहार में भी इसके उदाहरण मिले हैं। आदि ऐतिहासिक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण अभी बिहार में नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में यहाँ पे अभी शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में जानते हैं हम लोग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, 2 वर्गों में इनका विभाजन किया गया है। वैदिक काल में अभी बिहार का उतना कोई प्रमुख उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक कालों में बिहार का उल्लेख इसके अर्थवेद और यजुर्वेद में
प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विदय माधव की कथा दी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि गंडक नदी तक खेतों का निर्माण आग से जला के किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें गंडक का उल्लेख है। ठीक है, तो गंडक तो वर्तमान नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम सदा नीरा था। ये कभी कभी पूछ देता है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में इस क्षेत्र का क्या नाम है? कीकट और ब्रात्य। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, अगर ध्यान में रहता है तो ठीक है। आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि जो मानव सभ्यता होती है उत्तर वैदिक में क्या हो जाता है? रोपण कृषि और लोहे की खोज होने से क्या होता है कि जो मानव जीवन होता है वो घुमंतु न रहकर क्या हो जाता है? भूमि आधारित हो जाता है, उनका जीवन अस्थायी हो जाता है, जिनसे उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में महान परिवर्तन आते हैं। अब वो जमीन पर अस्थायी रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? जनपद मिलके महाजनपद बन जाते हैं और शासन व्यवस्था के दो स्वरूप आते हैं सामने, एक राजतांत्रिक और एक गणतांत्रिक। जो गणतांत्रिक व्यवस्था रहती है वो गणराज्यों में रहती है, और महाजनपद दो चीजों में राजतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है या उनसे नियंत्रित किया गया। ठीक है, तो अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें कि 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 16 महाजनपद में अंग, मगध, ठीक है, का उल्लेख है, और गणराज्यों में लिच्छवी क्या था? 8 गणों का एक समूह था जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये गणतांत्रिक रहता है। तो हम यहाँ पे बिहार में देखते हैं कि इसके बाद जो बिहार की जो इतिहास रहता है, जैसे मगध का उत्कर्ष, पतन, मौर्य साम्राज्य, गुप्तोत्तर, तो ये बिहार से संबंधित रहता है और ये इंडिया का भी इतिहास रहता है। इसको हम लोग बिहार के इतिहास के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई नामांकन और गठन के लिए उतना कोई विशेष ये पूरा रहता है। एक बड़ा टॉपिक है तो उसके साथ वहाँ तारतम्यता साथ करेंगे। ठीक है, हमको पता है प्राचीन काल के बाद मध्यकालीन आता है, सल्तनत काल आता है। सल्तनत काल में क्या होता है कि बिहार अपना एक जो वास्तविक यानी स्वतंत्र स्थिति था वो इसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिहार प्रांत क्या होता है, कभी जौनपुर, ठीक है, और कभी बंगाल, इन दोनों के बीच में इसका नियंत्रण स्थापित होते रहता है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसने एफएसटी ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जौना खां था, जिसके आधार पर इसका किया था। ठीक है, मुगल काल आते हैं। तो मुगल काल में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होता है कि इसका उल्लेख विद्यापति और मिनाज सिराज की पुस्तकों में मिलता है, जिसकी मिनाज सिराज की किताब कौन थी? तब कहते नासरी, और विद्यापति की पुस्तक का नाम था कीर्ति लता, इसमें इसका मिलता है। और शेर शाह सूरी जिसका क्रियाकलाप क्षेत्र यानी पूरा सासाराम का क्षेत्र रहता है, जब यह दिल्ली के गद्दी पे बैठता है तो ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जहाँ पे सासाराम है NH2 के पास, यहाँ पे इसका मकबरा भी है। ठीक है, जो लाल बलुआ पत्थर से मिला है, जो कहाँ से वो पत्थर आया था? तो बिंदन के पत्थरों से वो बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको सूबे के रूप में मान्यता देता है। लेकिन अकबर जब शासन में आता है मुगल काल में, तो 1580 में, याद रखिएगा, 1580 में इसको एक प्रांत के रूप में मान्यता दे देता है। कब दे देता है? 1580 में प्रांत के रूप में मान्यता दे देता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तरवर्ती काल में क्या होता है? मुगल साम्राज्य का पतन होता है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं जो अपने यहाँ व्यापारिक रूप से आती हैं और फिर साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ पे साम्राज्यवाद की स्थापना करती है, उपनिवेशों का विकास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल के अधीन हो जाता है, सुजाउद्दीन होता है, 1733 में इसको एक सूबा बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि अब हम लोग क्या हो गए हैं, एक बंगाल जैसे एक बड़े प्रांत का हिस्सा हो गए। ठीक है, जिसके कारण से बंगाल में होने वाली गतिविधियां अब हम लोग को भी प्रभावित अधिक रूप से कर रही थी। ठीक है, उनके गतिविधियों में हम शामिल थे, यानी बंगाल का सामूहिक इतिहास बिहार का भी सामूहिक इतिहास बन जाता है। इसलिए 1757 की क्रांति, 1764 की बक्सर का युद्ध और 1757 की प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जो इतिहास के छात्र हैं उनकी एक यहाँ पे एक विश्लेषण क्षमता को मैं देखना चाहता हूँ, या विश्लेषित कीजिए, आपका होमवर्क है कि ऐसा क्या हो जाता है कि प्लासी के युद्ध ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में पूरे क्षेत्रों पे एक साम्राज्य स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है, जबकि अन्य कंपनियों ये करने में असफल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साम्राज्य स्थापना में प्लासी का क्या महत्व
है और बक्सर का क्या महत्व है, ये कौन सा ऐसा योगदान करती है जो अन्य स्टेट या अन्य प्रांत नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं मध्यकाल। आते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना, इसको क्या मिला था, ब्रिटिश सांसद से 15 साल का एक अधिकार के लिए व्यापार पत्र मिला था, जिसके कारण पूरब की ओर व्यापार करना था। जब ये साम्राज्यवादी क्रियाकलापों में चले आते हैं, इसका आय बढ़ने लगता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको रेगुलेट करने के लिए विभिन्न सारे नियम बनाती है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट, कभी पिट्स इंडिया एक्ट 1919 का एक्ट 19 के अंतर्गत इस पर रेगुलेट करते। उसके अंतर्गत भी बिहार क्षेत्रों में राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं में बदलाव होता रहता है। स्वरूप में उसका अध्ययन हम लोग आधुनिक काल में करेंगे। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तनीय बिंदु बंगाल विभाजन है। आइए देखते हैं कि सबसे प्रथम जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, उसमें क्या किया गया बिहार के लिए। तो उसमें देखा गया कि बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया जाने लगा, यानी एक इसको अलग प्रांत के रूप में मान्यता के बीच इसमें हम लोग देखे जा सकते हैं। फिर 1857 का क्रांति होता है, उसमें बिहार की भी भूमिका रहती है। तो मैं यहाँ पे दो फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरू हुई। देवघर के पास एक गाँव है रोहनी, वहां से शुरू हुई। बाबू